गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 16th और 17th ऑफ मे के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल एक्चुअली मेरी लीव हो गई थी जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन केस अगर मुझे कभी लीव लेनी पड़ती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हमने कल मिस की हैं उनको हम आज कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज और कल यानी कि फ्राइडे और सैटरडे को हम सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली कवर कर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इदा सिशा नॉनरैंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच इंडियन स्टेट। हाल ही में इदा सिशा नॉनरैंग कौन सी स्टेट के लिए फर्स्ट वुमेन डीजीपी नियुक्त हुई हैं? तो इन्होंने हाल ही में एक हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बीइंग द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन द स्टेट ऑफ मेघालय। इसी के साथ इन्होंने स्टेट के जो मैट्रीलिनियल सोसाइटी के बैरियर्स थे उनको ब्रेक किए हैं। ये 1992 की इंडियन पुलिस सर्विस मेंबर हैं फ्रॉम द खासी कम्युनिटी। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने सक्सीड किया है लज्जाराम बिश्नोई को, क्योंकि लज्जाराम बिश्नोई ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है ऑन 19th ऑफ मे। 19th ऑफ मे को इनका जो टेन्योर था वो पूरा हो जाएगा। तो नॉनरैंग इसके पहले सर्व कर चुकी हैं एज डीजीपी इन 2021 और फिलहाल ये मेघालय की सिविल डिफेंस को लीड कर रही थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, इदासिशा नॉनरैंग अपॉइंट हुई हैं फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन द स्टेट ऑफ मेघालय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड है, इसलिए जरूर इसको ध्यान में रखना होगा। विच कंट्री रिसेंटली वन 30th सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी? हाल ही में कौन सी कंट्री है जिसने की 30वां एडिशन जीत लिया है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी का? आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, जापान। किस कंट्री को इन्होंने हरा के जीता है? तो पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान इसमें रनर अप था। पेनाल्टी शूटआउट में इन्होंने पाकिस्तान को हराया था। इसका जो फाइनल मैच था वो कहाँ पे हुआ था? अजलान शाह स्टेडियम में, इपोह मलेशिया के अंदर। कब हुआ था? 11th ऑफ मे को, ठीक है। तो इसी के साथ ये याद रखिएगा कि जापान का मेडन टाइटल है इन द टूर्नामेंट और पाकिस्तान का ये 10th फाइनल अपीयरेंस था इसमें। इसके पहले पाकिस्तान 3 बार इस ट्रॉफी को जीत चुके हैं। 13th सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी की बात करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन पे थी कंट्री जापान, सेकंड पे थी यहाँ पे पाकिस्तान और थर्ड पे थी मलेशिया कंट्री, ठीक है। पेंच टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? पेंच टाइगर रिजर्व की लोकेशन पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व लाई करता है महाराष्ट्र में। किस वजह से न्यूज में आया? क्योंकि लेपर्ड कैट जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इसको हाल ही में महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में साइट किया गया, यानी कि देखा गया। इसी के साथ ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम यहाँ पे एक लेपर्ड कैट दिखाई दी है, ठीक है। तो इसी वजह से ये थोड़ा सा न्यूज में आ गया था। और इसकी IUCN स्टेटस याद रखिएगा कि IUCN ने इनको कैटेगराइज किया है एज लीस्ट कंसर्न, ठीक है। तो 2 बातें याद रखनी है, पेंच टाइगर रिजर्व की लोकेशन क्या है? महाराष्ट्र। और जो लेपर्ड कैट है इनकी IUCN स्टेटस क्या होता है? आंसर है लीस्ट कंसर्न। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024? इसके लिए हमने थीम क्या रखी है आपको ये बताना है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे एक ग्लोबल कैंपेन है जो कि इस साल हम सेलिब्रेट करेंगे 11th ऑफ मे को और साथ ही 12th ऑफ अक्टूबर को। इस साल के लिए हमने थीम रखी है इंसेक्ट्स, 1 वर्ड थीम है इंसेक्ट्स, और इसके थ्रू हम माइग्रेटरी बर्ड कंजर्वेशन के ऊपर फोकस करते हैं। और इसी के साथ जो हमने थीम रखी है इंसेक्ट्स, इससे हम बेसिकली फोकस करते हैं कि किस तरह से जो इंसेक्ट के पॉपुलेशन का डिक्लाइन हो रहा है उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं और किस तरह से हमें माइग्रेटरी बर्ड्स के जो हैबिटाट्स हैं उनको प्रेजर्व करने की जरूरत है, ये बात करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे के लिए 1 वर्ड थीम थी, आंसर क्या है? इंसेक्ट, ठीक है। Recently, India's first ever accelerator program for farmer producer organization launched in which Indian city? इंडिया का पहला एक्सेलरेटर प्रोग्राम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाल ही में कौन सी सिटी में लॉन्च हुआ है? आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो कृषि कल्प जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट FPO एक्सेलरेटर प्रोग्राम को। कहाँ पे? बेंगलुरु सिटी में, ठीक है। और इसको बैक्ड करता है नाबार्ड, इट इज बैक्ड बाय नाबार्ड, फाइन। बेसिक पर्पस क्या है यहाँ पे? जो भी FPOs हैं उनको कन्वर्ट करना इनटू सस्टेनेबल रूरल बिजनेसेस, जिससे कि मार्केट कनेक्शंस फैसिलिटेट हो सकें, रिसोर्स एक्सेस बढ़ सके और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स जो है वो बाहर आ सकें।
तो नाबार्ड जो है वो कंट्रीब्यूट करता है कॉस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को, जिससे कि एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन गैप्स को हम ब्रिज कर सकें और रिस्क मिटिगेशन को इनेबल कर सकें, नॉलेज शेयरिंग और रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ा सकें फॉर फार्मर्स। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव के थ्रू हम टारगेट कर रहे हैं पॉजिटिव चेंज को इन द एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम थ्रू सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मार्केट ओरिएंटेशन ट्रेडिंग को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया का पहला एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में लॉन्च हुआ है बेंगलुरु सिटी में। Which cooperative society has recently signed an agreement with Maruth Drone Tech Private Limited to launch drone as a service operations in Andhra Pradesh and Telangana? इसमें से कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिन्होंने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है मारुथ ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि ये मिलकर लॉन्च कर सकें ड्रोन एज अ सर्विस ऑपरेशंस को कौन से स्टेट्स में? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। आंसर है ए ऑप्शन, इफको, दैट इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इन्होंने पार्टनरशिप करी है मारुथ ड्रोन टेक फॉर ड्रोन एज अ सर्विस इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जिसका बेसिक पर्पस क्या है? रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और यूथ एंगेजमेंट को बूस्ट करना। इस कोलैबोरेशन के थ्रू हम टारगेट कर रहे हैं टोटल 5 लाख एकड़ जमीन को कवर करना फॉर एग्री इनपुट स्प्रेइंग, और मारुथ ड्रोन टेक जो है वो ड्रोन्स को डिप्लॉय करेगा जिससे कि इफको एग्री प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्पेंस किया जा सके। तो ये फैसिलिटेट करता है अफोर्डेबल ड्रोन टेक एक्सेस फॉर फार्मर्स थ्रू रूरल एंटरप्रेन्योर्स एंड इससे कि एक्सेसिबिलिटी प्रमोट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इफको, दैट इज इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। यहाँ पे आजकल एक वोल्केनो न्यूज में है, साइड टू साइड जो याद आता जाएगा मैं आपको बताते चलूँ। तो इबो वोल्केनो आजकल न्यूज में है, इसकी लोकेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, याद रखिएगा कि इंडोनेशिया में लाई करता है। ठीक है, किस वजह से इबो वोल्केनो न्यूज में आया था? क्योंकि हाल फिलहाल ये इरप्ट हुआ है। ओके, Recently, which company announced its first ever partnership with Hockey India for the National Women's Hockey League 2024? कौन सी कंपनी है जिन्होंने अनाउंस किया है अपना पहला पार्टनरशिप हॉकी इंडिया के साथ? किस लिए? फॉर द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोका कोला। कोका कोला इंडिया फाउंडेशन ने पार्टनरशिप करी है हॉकी इंडिया के साथ फॉर द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग। इसी के साथ ही इनका पहला कोलैबोरेशन है। ठीक है, इस पार्टनरशिप का पर्पस क्या है? जो भी वुमेन है हॉकी सेक्टर में उनको एम्पावर करना, और ये अलाइन करता है कोका कोला इंडिया के हैशटैग शी द डिफरेंस कैंपेन से। ठीक है, शी द डिफरेंस कैंपेन। तो 3 सालों में ये प्रोवाइड करेंगे कोचिंग, इक्विपमेंट, न्यूट्रिशन, और साथ ही डिफरेंट कैंप्स को ऑर्गेनाइज करेंगे, टूर्नामेंट्स वगैरह सेट होंगे जिससे कि ये स्पोर्टिंग स्पिरिट को सपोर्ट कर सकें। इस इनिशिएटिव के थ्रू जो भी स्टेटस है फीमेल हॉकी प्लेयर्स का उसको इन्हांस किया जाएगा डोमेस्टिकली एज वेल एज ग्लोबली। ठीक है, तो हैशटैग शी द डिफरेंस कैंपेन के तहत कोका कोला इंडिया फाउंडेशन ने अनाउंस किया अपना पहला पार्टनरशिप विद हॉकी इंडिया फॉर द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग 2024। नेक्स्ट है, इंडिया रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री टू स्टडी एंड कंजर्व द शार्क्स एंड रेज इन द अरेबियन सी? हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक कोलैबोरेशन किया है जिसके बाद वो शार्क्स को स्टडी और कंजर्व करने की बात कर रहे हैं इन द अरेबियन सी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज ओमान। इंडिया और ओमान मिलकर लॉन्च कर रहे हैं एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव फॉर शार्क एंड रे कंजर्वेशन इन द अरेबियन सी, और ये अनाउंस हुआ है एक वर्कशॉप के दौरान एट इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च CMFRI। ठीक है, सेंट्रल मरीन फिशरीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया है CMFRI ने और ओमान के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फिशरीज रिसर्च ने। इस वर्कशॉप का पर्पस क्या है? रिसर्च को फॉस्टर करना और कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाना इन डिफरेंट सेक्टर्स, और इसी के साथ ही एक माइलस्टोन साबित होगा बायलेटरल मरीन रिसर्च की फील्ड में। और यहाँ पे हम होप कर रहे हैं कि जो कॉपरेशन है वो एक्सटेंड होगा अदर एरियाज में भी, लाइक ट्यूना एंड मरीन बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए इंडिया ने ओमान के साथ कोलैबोरेट किया है जिससे कि वो मिलके अरेबियन सी में रह रहे शार्क्स को कंजर्व और स्टडी कर सकें। यहाँ पे एक वैली न्यूज में आ गई थी आजकल, इसका नाम है चूड़धार वैली। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लोकेशन क्या है तो याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, किस वजह से न्यूज में आई ये वैली? क्योंकि हाल ही में यहाँ पे 2 अमेरिकन वुमेन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन को रेस्क्यू किया गया बाय एन आर्मी हेलीकॉप्टर, क्योंकि ये ट्रैप हो गई थी वाइल ट्रैकिंग। ठीक है, तो इसकी बस लोकेशन हमें याद रखनी है कि चूड़धार वैली लोकेटेड है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर सरपासिंग द US इन फाइनेंशियल ईयर 24? इसमें से कौन सी कंट्री है जो इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुकी है US को सरपास करके इन फाइनेंशियल ईयर 24? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा चाइना, दैट इज बी ऑप्शन। एक रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश की है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने। इनके मुताबिक चाइना ने US को ओवरटेक कर लिया है और अब चाइना बन गया है इंडिया का प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर।
इसी के साथ चाइना का जो बायलैटरल ट्रेड है चाइना के साथ हमारा, वो 118.4 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो इंडिया का रिलायंस बहुत ही ऑब्वियस है चाइना के ऊपर, पर्टिकुलरली डिफरेंट सेक्टर्स में लाइक टेलीकॉम, स्मार्टफोन एंड फार्मास्यूटिकल। सिर्फ स्मार्टफोन अकेले की अगर हम बात करें, सिर्फ टेलीकॉम और स्मार्टफोन पार्ट्स की, तो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 44% ऑफ इम्पोर्ट्स, और चाइना हमें 75% ऑफ लिथियम आयन बैटरीज जो है वो फिलहाल इंपोर्ट कर रहा है फॉर आवर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, तो ये शिफ्ट हाईलाइट करता है चाइना का इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इंडिया के ऊपर, और यहाँ पे हमें जरूरत है कुछ डाइवर्सिफाइड ट्रेड स्ट्रेटजीज को डेवलप करने की। ठीक है, क्योंकि चाइना के ऊपर इस तरह से इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट होना बहुत ही अच्छा नहीं है हमारी कंट्री के लिए। तो चाइना हमारे लिए इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। इन्होंने सरपास किस कंट्री को किया है, तो आंसर है यूएस। ओके, रिसेंटली वेयर वॉज द 4th ज्वाइंट कमिटी मीटिंग फॉर द रिव्यू ऑफ एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट हेल्ड। ये कमिटी मीटिंग कहाँ पे हुई है, आपको ये बताना है। तो 4th ज्वाइंट कमिटी मीटिंग फॉर दिस एग्रीमेंट हाल ही में कन्वीन हुई है पुत्राजिया मलेशिया के अंदर फ्रॉम 7th to 9th ऑफ मई 2024। ठीक है, और इसको साइन किया गया था कब, 2009 में। ये एक ट्रेड पैक्ट है बिटवीन एशियन एंड इंडिया। ओके, इफेक्टिव कब से हुई थी, 2010 से, और इसमें हम फोकस करते हैं फिजिकल गुड्स के ऊपर। याद रखिएगा इसमें सर्विसेज एक्सक्लूडेड होती हैं, क्योंकि सर्विसेज के लिए एक सेपरेट एशियन इंडिया ट्रेड इन सर्विसेज एग्रीमेंट साइन किया गया था कब, 2014 में। ठीक है, ड्यूरिंग द 7th एशियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स इंडिया कंसल्टेशन, जो कि हुआ था बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, तो इस मीटिंग के लिए कौन सी जगह वेन्यू थी, आंसर है पुत्राजिया मलेशिया। Recently, which ministry has sanctioned 113 roads under the Vibrant Village program in अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम। इसमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कि सैंक्शन किए हैं 113 रोड्स अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम? कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में। सबसे पहले बहुत सारे लोग इसका आंसर समझते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, लेकिन ये गलत है, क्योंकि सैंक्शन करने का जो काम है वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव किए हैं 113 रोड्स अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इन अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड सिक्किम, जैसे कि हम यहाँ पे कनेक्टिविटी को इन्हांस कर सकें बॉर्डर एरियाज में। इस स्कीम को एक्टिव किया गया था फ्रॉम 2022-23 अप टू 2025-26। बेसिक एम यहाँ पे क्या था, विलेजेस को अपलिफ्ट करना अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर, जिससे कि आउट माइग्रेशन को कर्ब किया जाए और सिक्योरिटी को बढ़ाई जाए। ठीक है, तो इसके थ्रू टारगेट किया गया 2967 विलेजेस को इन 19 डिस्ट्रिक्ट and 46 border blocks of 4 states and 1 यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे फोकस एरियाज क्या क्या रहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लाइवलीहुड हो गया, टूरिज्म, और इसके अलावा कल्चरल हेरिटेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं, आंसर है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पे एक और मिनिस्ट्री है जो न्यूज में आई थी, इसके बारे में भी यहीं पे चर्चा कर लेते हैं। ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। किस वजह से न्यूज में आई, क्योंकि हाल ही में इन्होंने पार्टनरशिप करी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ अपने 2 पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए अंडर द ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, ड्रोन दीदी योजना हमने पहले भी बहुत बार इसके बारे में चर्चा की है। क्यों लॉन्च किया गया इसको, वुमेन को इंपावर करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, और यहाँ पे बेसिक पर्पस क्या रहेगा इसका, 15,000 वुमेन को ट्रेन करना इन ड्रोन ऑपरेशन फॉर टास्क लाइक, जैसे कि क्रॉप को मॉनिटर करना और सीडिंग वगैरह का काम जो होता है। इस प्रोजेक्ट को रन कराया जाएगा नोएडा और हैदराबाद के सेंटर में, जहां पे 500 रूरल वुमेन को ट्रेन किया जाएगा ड्रोन फ्लाइंग में। ठीक है, न सिर्फ ड्रोन फ्लाइंग में बल्कि डेटा एनालिसिस और मेंटेनेंस में भी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने की एक MOU साइन किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के साथ टू कंडक्ट 2 पायलट प्रोजेक्ट अंडर ड्रोन दीदी योजना, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, नेक्स्ट है Kami Rita, who recently became the first person in the world to climb Mount Everest 29 times, belongs to which country? ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्वेश्चन है। कामी रीता, जिन्होंने हाल ही में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है बाय बीइंग द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 29 टाइम्स क्लाइंब किया, ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो कामी रेतना एक लेजेंडरी नेपालीज माउंटेनियर हैं। इन्होंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है बाय समिटिंग द माउंट एवरेस्ट 29 टाइम्स। ठीक है, और इस फीट को इन्होंने पिछले 30 सालों में अचीव किया है, और लेटेस्ट एसेंट इनका हुआ है 12 ऑफ मई 2024 को। ठीक है, तो इनका जो कैरियर है इस फील्ड में वो 1992 में शुरू हुआ था। पहली बार इन्होंने 1994 में एवरेस्ट को कॉन्कर किया था,
और इसी के साथ ये एवरेस्ट मैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा बार माउंट एवरेस्ट को किसने क्लाइंब किया है। याद रखिएगा कामिरीता। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? आंसर है नेपाल। ठीक है, इनके एक कॉम्पिटिटर हैं, इनका नाम है पसंग दवा। पसंग दवा जो है इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है टोटल 27 टाइम्स। ओके, और माउंट एवरेस्ट की हाइट की बात करें, सबको याद होना चाहिए 8848 मीटर्स इसकी हाइट है। फीट में अगर हम बात करेंगे तो 29,031 फीट। ठीक है, Recently, which Indian naval ship visited the country Vietnam as a part of Indian Navy's Operation Deployment? इंडियन नेवी के ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट के तहत कौन सी इंडियन नेवी शिप है जिसने हाल ही में वियतनाम को विजिट किया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, आइनस किल्टन। ठीक है, आइनस किल्टन विजिट करने गई थी वियतनाम कंट्री को ताकि इंडिया और वियतनाम के जो टाइज हैं वो और मजबूत हो सकें। और ये विजिट पार्ट थी इंडियन नेवी के ईस्टर्न फ्लीट डिप्लॉयमेंट की, जिससे कि हम प्रोफेशनल सोशल एंड कम्युनिटी एक्सचेंजेस को एम्फेसाइज करते हैं। किल्टन एक ASW कॉर्वेट है जिससे कि इंडिया की नेवल प्रोवेस सिंबलाइज होती है और इसको डोमेस्टिक तरीके से बिल्ड किया गया था। ठीक है, तो ये विजिट कल्मिनेट होती है इन अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, जिससे कि इंटरऑपरेबिलिटी इनहैंस हो सके बिटवीन द टू नेवीज और इससे हमारी शेयर्ड वैल्यूज रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, आइनस किल्टन। नेक्स्ट है, Recently, the Ashwa range of all-terrain vehicles with military potential was developed in which Indian city? जो अश्वा रेंज है ऑल टेरेन व्हीकल्स की विथ मिलिट्री पोटेंशियल, इसको किस सिटी में डेवलप किया गया, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो अश्वा रेंज है ऑल टेरेन व्हीकल्स की, इसको डेवलप किया है ऑल टेरेन प्राइवेट लिमिटेड ने। कहाँ पे? बेंगलुरु सिटी में। ठीक है, और ये प्रोवाइड करेगा इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ट्रूप्स के लिए और सप्लाईज के लिए इन द चैलेंजिंग एनवायरमेंट। इनको टेलर किया गया है मिलिट्री पर्पसेस के लिए और ये एड्रेस करेंगे हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल नीड्स को, जिससे कि इंपोर्ट्स के ऊपर हमें अब कम रिलायंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अलावा इनका प्रॉमिस है फॉर एप्लीकेशंस इन द इंडियन एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसी के साथ ये एक स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट साबित होगा इन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज। फाइन, तो अश्वा रेंज ऑफ ऑल टेरेन व्हीकल्स विद मिलिट्री पोटेंशियल को हाल ही में डेवलप किया गया है बेंगलुरु सिटी में। According to the Hindley and Partners Report 2024, which Indian cities have been included in the top 50 wealthiest cities of the world? तो हिंडले एंड पार्टनर्स रिपोर्ट के मुताबिक कौन सी इंडिया के सिटीज हैं जिनको कि इंक्लूड किया गया टॉप 50 वेल्थिएस्ट सिटीज ऑफ द वर्ल्ड में? तो ये एक माइलस्टोन साबित हुआ क्योंकि मुंबई और दिल्ली को डेब्यू किया गया है इन द वर्ल्ड्स टॉप 50 वेल्थिएस्ट सिटीज, जहां पे मुंबई की रैंक है 24 और दिल्ली की रैंक है 37। ठीक है, कहाँ पे? इन द वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024, जो कि कंपाइल कौन करता है? हिंडले एंड पार्टनर्स अलॉन्ग विद न्यू वर्ल्ड हेल्थ। तो ये रिपोर्ट डिफाइन करती है वेल्थ को बेस्ड ऑन लिक्विड इन्वेस्टेबल असेट। न्यूयॉर्क सिटी जो है वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे रही विद 3,49,500 मिलियनायर्स और इसके अलावा $3 ट्रिलियन इनकी कंबाइंड वेल्थ है। तो यूएस ने क्लेम की है अपनी 11 सिटीज को इन द टॉप 50, जहां पे इनकी 3 सिटीज जो हैं वो टॉप 10 में रही। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से कौन सी 2 सिटीज फीचर हुई हैं? मुंबई और दिल्ली। मुंबई की रैंक थी 24 और दिल्ली की रैंक थी 37। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वन द सिल्वर मेडल एट द एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप? इसमें से कौन है जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में? आंसर हो जाएगा श्रीश्री खंडागले। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बीइंग द फर्स्ट इंडियन जिनको की मेडल मिला है इन द एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, और इन्होंने याद रखिएगा सिल्वर मेडल जीता है इन द वुमेन्स इंडिविजुअल एज ग्रुप। ठीक है, और कहाँ पे ये चैंपियनशिप हुई थी? हांगकांग में। डिस्पाइट इनके अचीवमेंट ये कंपीट नहीं कर पाएंगे पेरिस ओलंपिक्स में ड्यू टू हर एज ग्रुप, और कजाकिस्तान कंट्री ने गोल्ड क्लिंच किया था यहाँ की जो प्लेयर थी, और उसके बाद हांगकांग ने ब्रोंज जो है वो क्लिंच किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है श्रीश्री खंडागले। नेक्स्ट है, विच डे डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय द यूनाइटेड नेशन रिसेंटली? तो हाल ही में 7 मई को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसमें कि 193 मेंबर्स मौजूद होते हैं, इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है टू डेजिग्नेट 25 मई एज द वर्ल्ड फुटबॉल डे एनुअली। ठीक है, तो लिबियान के जो एम्बेसडर हैं टू द यूनाइटेड नेशन, क्या नाम है इनका? ताहिर एल सोनी, इन्होंने इस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कराया था जिसने की कंसेंसस सपोर्ट गेन किया, और इसको कौन स्पॉन्सर किया है? 160 मेंबर नेशन से भी ज्यादा ने। तो ये हाईलाइट करता है फुटबॉल के ग्लोबल पॉपुलैरिटी को, और यहाँ पे एम्बेसडर ने एम्फेसिस किया इट्स की
इंपॉर्टेंस के ऊपर इन अक्रॉस द टाउन, सिटीज एंड विलेजेस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो अब से हर साल वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट किया जाएगा 25 मई को। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024 हेल्ड। ये एग्जीबिशन कहाँ पे हुई है, आपको ये बताना है। तो इंडिया ने अपना पेविलियन सेट किया था एट द 2024 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, जो कि हुई है रोटरडैम, नीदरलैंड्स में, और इसको इनॉग्रेट किया भूपिंदर सिंह भल्ला ने फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस इवेंट के थ्रू 15,000 डेलीगेट्स को बुलाया गया था। इसको ऑर्गेनाइज किया था सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और पार्टनर्स ने, इंक्लूडिंग द नीदरलैंड्स गवर्नमेंट। ये एक प्रीमियर प्लेटफॉर्म है जिसमें कि ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाता है और उसके ग्लोबल एडॉप्शन के बारे में बात की जाती है एज अ सस्टेनेबल फ्यूल सोर्स। ठीक है, तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन के लिए वेन्यू कौन सी जगह है, आंसर है रॉटरडैम, नीदरलैंड्स। नेक्स्ट है, रिसेंटली वेयर वॉज द 10th मीटिंग ऑफ द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक हेल्ड। इसके लिए 10th मीटिंग कहाँ पे हुई है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उलान बातर इन मंगोलिया कंट्री। यहाँ पे जो हमारे एपिक्स है जैसे कि रामचरितमानस और पंचतंत्र वगैरह, इनको इंक्लूड किया गया यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में, जिससे कि रिकॉग्नाइज किया गया हमारे अचीवमेंट्स को इन जीनियोलॉजी, लिटरेचर एंड साइंस। ठीक है, तो ये मीटिंग जो है इसको होस्ट किया है मंगोलियन गवर्नमेंट ने अलॉन्ग विद यूनेस्को, और इस मीटिंग में 38 मेंबर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे और 40 ऑब्जर्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए वेन्यू याद रखिएगा, उलान बातर इन मंगोलिया। Recently, who has become the first Indian male wrestler to qualify for 2024 पेरिस ओलंपिक्स? कौन पहले इंडिया के मेल रेसलर हो चुके हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर 2024 के पेरिस ओलंपिक्स? तो यहाँ पे आंसर है अमन सहरावत। अमन सहरावत ने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बीइंग द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू क्लिंच अ कोटा फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स। ठीक है, और कहाँ पे, तो एट द वर्ल्ड रेसलिंग ओलंपिक क्वालिफायर्स इन इस्तांबुल। फाइन, यहाँ पे इस दौरान इन्होंने सिक्योर किया पेरिस कोटा इन द मेंस 57 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी। किसको हरा के, बाय डिफीटिंग चोंगसोंग हैन, जो कि कोरिया को बिलोंग करते हैं, इन द सेमीफाइनल्स। इसी के साथ ये इंडिया का 6th कोटा है रेसलिंग में फॉर द 2024 ओलंपिक्स, क्योंकि जो पहले के 5 कोटा हैं वो सारे के सारे इंडियन वुमेन रेसलर्स के द्वारा जीते गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इंडिया के मेल रेसलर बन गए हैं अमन सहरावत, जिन्होंने क्वालिफाई किया है फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पी श्याम निखिल who recently became India's 85th chess grandmaster belongs to which Indian state? पी श्याम निखिल कौन से नंबर के चेस ग्रैंडमास्टर बन गए इंडिया के, 85th नंबर के, और कौन से स्टेट को ये बिलोंग करते हैं, आपको ये बताना है। तो ये तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं। ये इंडिया के 85th चेस ग्रैंडमास्टर बन चुके हैं एट द एज ऑफ 31 ईयर्स। इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था चेस सेक्टर में एट द एज ऑफ 8 ईयर्स, और इन्होंने अपना 3rd GM नॉर हाल ही में क्लिंच किया है 2024 दुबई पुलिस मास्टर्स चेस टूर्नामेंट में। इनके पहले अगर आपको याद हो तो आर वैशाली ने ये टाइटल जीता था। आर वैशाली बनी थी 84th नंबर की इंडियन ग्रैंड मास्टर। ठीक है, आपको बताना है कि आर वैशाली फीमेल्स में कौन से नंबर पे आती हैं, कौन से नंबर की ग्रैंड मास्टर हैं फीमेल टर्म्स में। और श्याम निखिल जो है वो टूर्नामेंट के पहले इनको सिर्फ 1 विन और 8 ड्रॉस की जरूरत थी, डिस्पाइट कि इन्होंने 2500 येलो रेटिंग्स पॉइंट्स और 2 GM नॉर्म्स अचीव कर लिए थे 2012 में, लेकिन फिर भी इन्हें 12 साल लग गए फॉर द 3rd GM नॉर्म, जो कि हाल ही में इन्होंने दुबई में अचीव कर लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ पी श्याम निखिल इंडिया के 85 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इनका स्टेट जरूर याद रखिएगा, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आंसर है तमिलनाडु। लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइंड अ 10-year एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू डेवलप एंड मैनेज द चाबहार पोर्ट? इंडिया ने हाल ही में किस कंट्री के साथ एक 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है टू मैनेज एंड डेवलप द चाबहार पोर्ट? सबको पता है चाबहार पोर्ट कहाँ पे है, ईरान कंट्री में। तो इंडिया ने ये एग्रीमेंट 10 साल का साइन किया है ईरान के साथ टू डेवलप एंड मैनेज द चाबहार पोर्ट, जो कि एक डीप वाटर पोर्ट है ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकली ये लोकेटेड है ऑन द गल्फ ऑफ ओमान एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज माउथ, और इसी के साथ इसको ग्रांट मिलता है डायरेक्ट इंडियन ओशन का। इसमें जो है शाहिद बहिश्ती और शाहिद कलंतारी पोर्ट्स भी हैं, और इसकी जो प्रॉक्सिमिटी है टू अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, ये सिग्नल करती है इसके पोटेंशियल को एज अ वाइटल कमर्शियल सेंटर। ठीक है, तो इंडिया ने ये 10 साल का एग्रीमेंट हाल ही में साइन कर लिया है ईरान कंट्री के साथ। यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इनॉग्रल ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर है किसका, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का एट द गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात। ठीक है, IIBX की बात करें तो ये इंडिया का प्रीमियर इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। यहाँ पे बेसिक एम क्या है,
ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी को फैसिलिटेट करना और बुलियन ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना। ठीक है, ये रेगुलेट होता है बाय IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। फाइन। और ये ऑफर करता है डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स एंड कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पोजिशनिंग इटसेल्फ एज अ गेटवे फॉर इंपोर्टिंग बुलियन इनटू इंडिया। ठीक है, बुलियन से आप क्या समझते हैं? ये हाई प्योरिटी फिजिकल गोल्ड और सिल्वर होते हैं जो कि ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है सिंपली क्या कि विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स द इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, दैट इज IIBX। तो आंसर हो जाएगा IFSCA, फुल फॉर्म इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर किसी को मेरी स्पीड फास्ट लगती है तो हमेशा आप यूट्यूब का फीचर यूज़ करके प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हैं, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं वो हम कल कवर कर लेंगे। और कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बताते चलूँ कि सारे क्वेश्चंस हमारी जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं। तो अगर आप इनको PDF फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप उस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं विथ वेरी नॉमिनल प्राइस। ओके, चलिए फिर आपके क्विज पे चलते हैं जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.